फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, वैशाली सोचती है कि जब हमारी भाभियाँ यहाँ आई थी तब हम सब भी उनके लिए एक तरह से अजनबी ही थे। हमारे परिवार का रहन सहन उनके लिए भी तो उनके परिवार से अलग था। और छोटी भाभी तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। खाना बनाना और घर के बहुत से काम उन्होंने बड़ी माँ और माँ से सीखा है। दीदू, हर लड़की को विवाह के बाद थोड़े बहुत तो समझौते करने ही पड़ते हैं। कभी अपने सपनों को छोड़ना होता है तो कभी अपनी पसंद नापसंद को भुलाकर दूसरों की खुशी के लिए सोचना होता है। मैं भी पूरी मेहनत और लगन से अपने इन नए रिश्तों को अपना बना लूँगी और वो हर कोशिश, हर समझौता करने के लिए तैयार हूँ जो मेरे इन रिश्तों के बंधन को उम्र भर के लिए प्यार की मजबूत डोर से जोड़ता हो। अब आगे। वैशाली, पूजा, अब थोड़ी बातें रात के लिए भी बचा लो। अभी आ जाओ, खाना खा लो। ये आवाज़ मीरा देवी की थी। आए दादी, दोनों ने एक साथ ही जवाब दिया। वैशाली के घर का नियम था कि कोई चाहे कितना भी व्यस्त हो, खाना सब साथ मिलकर ही खाते थे। बड़ों का सम्मान, साथ मिलकर खाना और हर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटना, ये एक परिवार की एकता और आपसी प्रेम का प्रतीक होता है। मीरा देवी के भजन के साथ ही वैशाली और पूजा की नींद खुलती है। मीरा देवी की दिन की शुरुआत ठाकुर जी के भजन से होती थी। पूजा जैसे ही नहाने के लिए जाती है वैसे ही उसे वैशाली आवाज़ देती है, दीदू, वो देखो आपका शायद कुछ गिर गया है। क्या गिरा है? पूजा के मुड़ते ही वैशाली तुरंत बाथरूम में चली जाती है और पूजा को वैशाली की आवाज़ आती है, सॉरी दीदू। वैशाली की बच्ची पूजा कपड़े लेकर दूसरे कमरे के बाथरूम में चली जाती है। वैशाली जब नहा कर रसोई में जाती है तो उसकी भाभी और माँ वहाँ नाश्ता बना रहे होते हैं। आज वैशाली ने पीले रंग का कुर्ता और पिंक चूड़ीदार पहनी होती है। वैशाली अपनी माँ के गले में बाहें डालकर प्यार से पूछती है, माँ, आज का नाश्ता मैं बनाऊं? नहीं मेरी लाडो, तू क्यों करेगी? कुछ ही दिनों के लिए आई है, फिर अपने ससुराल चली जाएगी। वहाँ जाकर तो तुझे काम करना ही है। अब तो तुम और पूजा मेहमान के जैसे ही आओगी यहाँ, इसलिए यहाँ जब तक हो आराम करो और सबके साथ खूब सारी बातें करो। वैशाली की माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। माँ की बातों से वैशाली को दिल में दर्द सा महसूस हुआ। आंखों में मानो अश्कों का सागर बहकर बाहर आना चाहता हो। वैशाली ने मन की भावनाओं की इस उथल पुथल को शांत करते हुए आंखों से बह गई आंसुओं की बूंद को सबसे छिपा लिया। विवाह के पश्चात अपने दर्द छिपाकर मुस्कुराने की कला किसी भी लड़की में स्वतः ही आ जाती है। माँ, अगर मैं यहाँ काम करूँगी तभी तो वहाँ जाकर कर पाऊँगी, नहीं तो मुझे काम करना कहाँ से आएगा। इस समय वैशाली के मन में जो भाव हैं उनका शब्दों में वर्णन संभव ही नहीं है। जहाँ एक और अपने जीवन साथी की याद है, उसके साथ अधिक समय बिताने और हर क्षण उसके साथ जीने को दिल बेताब है, वही अपने परिवार से दूर रहने के ख्याल से दिल सहम जाता है। जब वो अपने मायके में है तो गौरव की याद, जब ससुराल में थी तब अपने परिवार की याद। एक कश्मकश थी वैशाली के मन में कि आखिर क्यों लड़कियों को ही मायके और ससुराल के रूप में दो टुकड़ों में जीना पड़ता है। एक पेड़ को भी जड़ों से अलग कर दूसरे माहौल में लगा दो तो वो सूख जाता है, परंतु लड़कियां अपनी जड़ों से अलग एक अलग परिवार में, अलग माहौल में भी खुद को ढाल लेती हैं। ऐसी शक्ति ईश्वर ने केवल नारी को दी है। अभी तो वो जी भरकर अपने परिवार से बातें भी नहीं कर पाई और अभी अनजाने में माँ की बातों ने उसे वापस जाने की बात याद दिला दी। उसे तो ये भी नहीं पता कि गौरव के परिवार ने उसे पूरी तरह से स्वीकार किया भी है या नहीं। इससे पहले ही उसे अपने मायके में मेहमान बता माँ ने उसे इस घर से विदाई का अलग ही अर्थ बता दिया था। अच्छा भाभी, आज नाश्ते में क्या बना रहे हो? वैशाली ने भाभी सुधा से पूछा। पोहा और सूजी का हलवा, सुधा ने वैशाली से कहा। फिर दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया। फिर वैशाली ने ही सबको नाश्ता परोसा और सबने उसके बनाए नाश्ते की तारीफ भी की, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई। आपको एक बात बतानी थी, आज मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और सुधा भाभी ने मेरी बहुत मदद की, मुझे सिखाया भी सबको नाश्ता। आगे के शब्द वैशाली के मुंह में ही रह गए जब उसने देखा कि सुधा, काजल और पूजा दरवाजे पर खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय।
वैशाली ने जल्दी से कॉल काट दिया। क्या बात है, लगता है पिया जी को दिल का हाल बताया जा रहा है, काजल ने छेड़ते हुए कहा। क्या भाभी आप भी, वैशाली ने शर्माते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो, हाँ भाभी, ये तो बस मौसम का हाल बता रही थी। क्यों वैशाली, पूजा ने परेशान करते हुए कहा। दीदू आप भी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, वैशाली ने बाहर जाते हुए कहा। पर वैशाली बाहर जाती उससे पहले ही सुधा ने उसे रोक लिया और कहा, कहाँ चल दी ननन जी, अभी तो आप दोनों को बहुत कुछ बताना है और हमें बहुत कुछ पूछना है दोनों को, पूजा और वैशाली ने एक साथ कहा। हाँ जी दोनों को, अब यहाँ बैठो, काजल ने उन्हें पलंग पर बिठाते हुए कहा। और बताओ शादी की रस्में कैसी रहीं, वहाँ सबका व्यवहार कैसा है तुम्हारे साथ, और कैसे काटे ये दिन अपने पिया के साथ, हमारी याद आई भी या नहीं। हाँ, अगर तुम दोनों को अपने पति देव की शरारतों की शिकायत करनी हो तो वो भी कर सकते हो, सुधा ने हंसते हुए कहा। पूजा तुम ही पहले बताओ, पूजा ने अपनी शादी की रस्मों के बारे में बताया। अंगूठी की रस्म, पहली रसोई में उसने हलवा बनाया और कैसे वो और शरद सबके सोने के बाद छुपकर कॉफ़ी बनाते और कॉफ़ी पीते हुए देर रात तक बातें करते। पूजा ने दोनों की वो तस्वीरें भी दिखाई जो बाहर जाने पर उन्होंने ले ली थी, तोहफे वाली अंगूठी भी दिखाई। वैशाली ने भी अपनी शादी के बाद की रस्मों और कुल देवी के दर्शन के बारे में बताया, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाई, उस नोकझोंक के बारे में भी बताया जो देविका गौरव के बीच होती थी। अपना नया फ़ोन भी दिखाया और ये भी कि वो जाने से पहले गौरव की पसंद का खाना बनाना सीखना चाहती है। खाना तो जमाई सासे बातों बातों में पूछती रहना और बनाना हम सिखा देंगे, काजल ने वैशाली से कहा। वैशाली तू इतना क्यों सोचती है, आराम से सीख जाना, पूजा ने कहा। दीदू आपको तो सब आता है, पर मैंने तो कुछ खास काम किया ही नहीं, मुझे तो अभी सब सीखना बाकी है, तो फिर आज से ही आपका काम सीखना शुरू, सुधा ने वैशाली से कहा। वैशाली ने लगभग घर का हर काम सीखने की कोशिश की, खाना बनाना, कपड़े इस्त्री करना और भी काम, और उसकी दोनों भाभी पूजा ने उसकी बहुत मदद की। परिवार का महिला मंडल सुबह के सारे काम खत्म करके बातें कर रही थी, तभी वहाँ रवि आता है। अच्छा हुआ आप सब एक साथ मिल गए, मैं वैशाली और पूजा की शादी की सीडी लेकर आया हूँ, चलिए देखते हैं। अभी नहीं रवि, मीरा देवी ने उसे मना करते हुए कहा। पर क्यों दादी, अभी सबको कोई काम नहीं है तो आराम से देख सकते हैं, रवि ने सवाल करते हुए कहा। मीरा देवी ने रवि को समझाया, क्योंकि अभी सब नहीं है, हम सब ये वीडियो रात को देखेंगे जब तुम्हारे पापा, चाचा और भाई भी साथ होंगे, और ये कभी मत भूलना कि खुशियों के पलों को हमेशा परिवार के साथ मिलकर जीना चाहिए, उससे परिवार में प्यार, आपसी समझ बढ़ती है और हमारा रिश्ता अपने परिवार से और मजबूत होता है। और तुम सब भी शाम का खाना व जो भी काम हो जल्दी कर लेना। रवि अपनी दादी की बातों से बहुत प्रभावित होता है, उसे पता है कि उसकी दादी ने ही दादाजी के जाने के बाद इस परिवार को संभालना व इसकी एकता को बनाए रखा। उसके पापा, चाचा या माँ या चाची हो, घर के किसी भी सदस्य में मतभेद होता तो वो अपनी सलाह व समझदारी से सुलह करवा देती और घर के हर महत्वपूर्ण मामले में उनकी सलाह अवश्य ली जाती। रवि भी अपनी दादी का बहुत सम्मान करता, उसकी आंखों में उनके लिए प्यार व सम्मान दिखाई देता है। रात के खाने के बाद सब मिलकर शादी के लम्हों को फिर जीते हैं, हंसी मजाक, नाच गाना, सर्दी की रातों में कंबल में बैठकर सबका देर रात तक बातें करना, शादी की रस्में, वो सब। आखिर में विदाई का दृश्य देखकर हर किसी की आंखों में मानो आंसुओं की बूंदों ने अपनी जगह बना ली, पर कोई भी उन आंसुओं को बाहर नहीं आने देना चाहता था। पूजा, वैशाली भी अपनी अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। उन दोनों की माँ के लिए भी ये पल कश्मकश भरा था, जहाँ बेटी की शादी की खुशी थी वहीं उससे विदाई का दुख भी, और ये गम भी कि अब उनसे पहले किसी और का हक होगा उनकी बेटियों पर। मीरा देवी ने स्थिति संभालते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, सब कल बच्चियों को जाना है तो उसके लिए तैयारी भी करनी है,
खुशी और गम की मिश्रित भावना के साथ सब अपने अपने कमरे में चले गए। पर नींद तो आज शायद ही किसी को आएगी। समय किसके लिए रुकता है? वो तो हर पल निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। और फिर अच्छा समय तो मुट्ठी में बंद रेत की तरह कब फिसल जाता है, पता भी नहीं चलता। वैशाली का भी मायके में रहने का समय मानो पंख लगाकर उड़ गया था और ससुराल जाने का समय कब आ गया पता ही नहीं चला। असल मायनों में वैशाली अब ससुराल जाएगी। वहाँ के हर व्यक्ति के असली चेहरे से वो अब परिचित होगी। पहले जब वो उनसे मिली तब रिश्तों में औपचारिकता अधिक थी, अब अधिकार होगा। दादी आपने बुलाया? रवि ने मीरा देवी के कमरे में आकर उनसे पूछा। हाँ, यहाँ मेरे पास बैठो, फिर बताती हूँ। पूजा के ससुराल से फ़ोन आया था। उसके सासू जी की शादी के कामों में थकान के कारण तबीयत खराब हो गई और रिवाज के हिसाब से आज जमाई साहब को यहाँ आना था पूजा को लेने, पर मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि अभी रिवाज से अधिक आवश्यक उनका वहाँ अपनी माँ के साथ रहना महत्वपूर्ण है। गौरव जमाई साहब का भी आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो तुम ही दोनों बहनों को उनके ससुराल छोड़ाओ और जाते समय उन सब के लिए जो उपहार लिए वो ले जाना मत भूलना। जी दादी, मैं अभी बस तैयार होकर जाता हूँ। पग फेरे के बाद ससुराल जाते समय कितने ही भाव होते हैं। मन में नए रिश्तों के लिए उत्साह है तो अपनों से दूर रहने का गम, कभी हर कर्तव्य को निभाने का आत्मविश्वास तो कभी कोई गलती होने का डर। हर डर खुशी, गम हर भाव चंद्रमा की भांति मन में घटता बढ़ता रहता है। वैशाली और पूजा भी इसी तरह भावनाओं की नदी में बहते हुए चल पड़ी थी अपने नए सफ़र की ओर। पूजा को उसके ससुराल छोड़ वे चाय नाश्ते के बाद गाड़ी एक बार फिर चल पड़ी अपनी गति से वैशाली के ससुराल उसकी मंजिल की ओर। इस बीच वैशाली के पास बहुत समय था अपने आने वाले कल व बीते कल का विश्लेषण करने का। उसे याद है किस तरह उसके मायके में पढ़ाई के कारण उसे कभी कोई खास काम नहीं करने दिया जाता था, पर अब वो अपने ससुराल में इकलौती बहू है। उस घर की हर जिम्मेदारी अब उसकी है। विवाह के पहले कभी कभी वो देर तक भी सो जाती थी, पर उसके ससुराल में उसे सूर्योदय से पहले ही उठना होगा। जहाँ मायके में मूड सही नहीं होने पर उसकी माँ उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती और उसे खिलाती, पर अब उसे अपने ससुराल की पसंद से चलना होगा। अपने मूड व खुशी से पहले उनकी खुशी के बारे में सोचना होगा। कितने ही परिवर्तन होते हैं एक लड़की के जीवन में विवाह के बाद। एक बहू, पत्नी व भाभी, कितने ही नए रिश्ते जुड़ते हैं। बच्चे के आने के बाद एक माँ के रूप में फिर से जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। वैशाली, ये आजकल गाड़ी में बैठते ही तुम कहाँ खो जाती हो? अपने भाई के इन शब्दों ने वैशाली को विचारों के भंवर से बाहर निकाला। लो, आ गया तुम्हारा ससुराल, रवि ने कार को दरवाजे के सामने रोकते हुए कहा और फिर वो वैशाली का बैग लेकर उसके साथ अंदर गया। वैशाली ने अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर रवि के लिए चाय नाश्ता बनाने में देविका की मदद की। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दे, रवि ने हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर वो एक नज़र वैशाली को देखकर चला गया। वैशाली को घर के वातावरण में शुष्कता का एहसास हुआ, पर उसने इन सब को अपना वहम मानकर भूलने की कोशिश की और अपना ध्यान अपने कपड़े तथा सामान को व्यवस्थित करने में लगाने लगी। पर जिन विचारों को हम खुद से दूर रखना चाहते हैं वही विचार बार बार हमारे अंतर मन पर दस्तक देते रहते हैं। वैशाली को आशा थी कि उसे देखकर सबके चेहरों पर खुशी की चमक होगी, आंखों में उसके इंतजार की झलक होगी, पर यहाँ तो सबके चेहरे बेनूर दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों व आंखों में वैशाली के आने की कोई खुशी, कोई उत्साह नहीं दिख रहा था। ना देविका और ना ही सासू जी ने उसे ठीक से बात की, और तो और उसे लगा था गौरव उसके आने की खबर पर बेसब्री से उसका इंतजार करता मिलेगा। उसके चेहरे पर वैशाली के आने से रौनक होगी और आंखों में ढेर सारा प्यार। वो वैशाली से शिकायत करेगा उसके इतने दिन मायके रहने की और बताएगा कि इतने दिनों में उसने वैशाली को कितना याद किया। फिर वो उसे किस तरह प्यार से मनाएगी। पर यहाँ तो गौरव भी नहीं है और ना ही उसने वैशाली को मैसेज या कॉल किया अभी तक।
देविका वैशाली के कमरे में आती है। भाभी, आपने पहले इतने मेहमानों में घर ठीक से देखा भी नहीं होगा। चलिए मैं आपको घर दिखा देती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर रात का खाना भी बना लेंगे। ठीक है चलो। वैशाली ने घर के आगे का हिस्सा पहले ही देखा हुआ था। दरवाजे के अंदर आते ही 4 कमरे थे। सबसे पहला कमरा वैशाली के सास ससुर का था। वह उसके सामने का कमरा मेहमानों के लिए था। फिर वैशाली गौरव का कमरा, उसके सामने देविका का कमरा, फिर आंगन था। उसके आगे दाईं ओर रसोई, व बाईं ओर एक दीवार था। देविका ने वो दीवार खोला। दीवार के उस पार जो दृश्य था वो वैशाली के लिए नया था। अनुपम सौंदर्य था उस दृश्य में। आंखों के सामने बड़ा सा आंगन था, जहाँ एक और टीन शेड बना था, जिसके नीचे 4 गायें बंधी थी। उनके सामने टब रखे थे जिनमें पानी व चारा पड़ा हुआ था। दूसरी ओर छोटे बड़े बछड़े भी थे। एक कमरा भी था जिसमें गायों के लिए चारा वगैरह रखा हुआ था। खुले आंगन में एक और अमरूद, नींबू, चीकू के पेड़ व उसके पास ही गुलाब गेंदे के फूलों के पौधे भी थे। आंगन में चिड़ियाँ यहाँ से वहाँ उछल रही थी। आंगन बहुत साफ था और फूलों की भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। दीवार के पास ही छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वैशाली को घर का हिस्सा बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद देविका ने वैशाली की मदद की खाना बनाने में। भाभी, चूल्हा मैं जला देती हूँ, फिर आप खाना बना लेना। आप सीख भी लेना, क्योंकि हमारे यहाँ खाना चूल्हे पर ही बनता है, इसलिए चूल्हा जलाने से लेकर उस पर खाना बनाना सब आपको भी आना चाहिए। ठीक है। वैशाली ने हाँ तो कर दिया, पर उसने कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था। उसने पहली बार जब ससुराल में खीर बनाई तब भी गैस पर ही बनाई थी। देविका ने चूल्हा जला दिया और वैशाली ने बहुत मुश्किल से उस पर खाना बनाने लगी। अरे ये तो बुझ गया। वैशाली, तू बिना बेवकूफ़ है, समय समय से लकड़ी आगे नहीं देगी तो चूल्हा बुझ ही जाएगा ना। वैशाली ने जैसे ही लकड़ी को हाथ लगाया, लकड़ी के गर्म होने के कारण उसका हाथ जल गया और धुएं के कारण आंखों में भी जलन होने लगी। तभी देविका वहां आ गई। क्या भाभी, आप एक चूल्हे का ध्यान नहीं रख पाई? और वो फिर से चूल्हा जलाकर वहां से चली गई, बिना ये देखे कि वैशाली की आंखों में उस समय अश्कों का सागर दिख रहा था। कुछ धुएं के कारण तो कुछ जलने की दर्द के कारण, पर उससे भी ज़्यादा दिख रही थी उम्मीद इस बात की कि देविका को शायद उसके चेहरे पर दर्द दिखाई देगा। वो उसके जलने पर उसकी फिक्र करेगी और दवाई लाकर लगाएगी। पर देविका के उसे नज़रअंदाज करके जाते ही उसकी सारी उम्मीद आंसुओं के साथ बह गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।